हेलो बच्चों। तो देखना हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो वापस से शुरुआत की क्लासेस में काफ़ी अच्छे से फोकस करना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो मैं उस पर्टिकुलर टाइप से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका फिर यूज़ होगा, तो फिर वो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो कोशिश करना कि शुरुआत के 2-3 क्लास काफ़ी अच्छे से देख लो, ठीक है ना, तो दिक्कत कम आएगी, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने फैक्टोरियल्स का लेक्चर तुम लोगों को कहा था देखने के लिए वो देख लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फैक्टोरियल्स को मैंने थोड़ा इन डेप्थ में बताया था। अभी मैं बेसिकली फैक्टोरियल्स को थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर किसी ने अगर नहीं देखा हो तो उसके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल्स समझना, तो समझना जैसे हमने n फैक्टोरियल हमने डिफाइन किया 1 × 2 × 3 × 4 अप टू ऐसे करते करते शुरुआत के जितने भी n नेचुरल नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट कर दो, तो यही तुम्हारे क्या कहलाता है, n का फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। समझ गए। जैसे अगर मान लो अगर हमें लिखना होता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 से लेके 6 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उन सबका प्रोडक्ट ये होता, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 720। समझ गए। सिमिलरली समझना 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा, शुरुआत के 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है। और समझना n फैक्टोरियल, समझना ये जो चीज डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड, समझ गए, या इसकी समझना कोई रियल वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू ये तभी आता है जब n तुम्हारा समझना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और n बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर्स हो। समझ गए। मीन्स n फैक्टोरियल तुम्हारा तभी डिफाइंड होगा जब n क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, समझ, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं हो, समझ गए, और n तुम्हारा क्या हो, बेसिकली इंटीजर हो, तभी हमारा n फैक्टोरियल डिफाइन होता है, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल जो होगा तुम्हारा, 0 फैक्टोरियल हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, ठीक है। समझ गए। अब ये क्यों कहते हैं क्यों नहीं कहते, ठीक है, वो होता है, ठीक है। बेसिकली जब मैं पीएनसी बताऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि 0 फैक्टोरियल को 1 क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अभी बस इसको याद कर लो कि 0 फैक्टोरियल तुम्हारा कितना होगा, 1 होगा। समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू जो कि मैंने बताया था पहले भी याद कर लेना, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल ये भी 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 1 × 2 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 24 होगा, 5 फैक्टोरियल 24 × 5 120 होगा, और 6 फैक्टोरियल क्या होगा तुम्हारा 120 × 6 मीन्स कितना होगा, 720 होगा। ये वैल्यूज तो बिल्कुल याद होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ होंगी, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर ये याद हो तो काफ़ी अच्छा है। समझ गए। कुछ ये दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं, समझना n फैक्टोरियल क्या था अपना, 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उनका प्रोडक्ट होता। तो सोचो इसमें, सोचो 1 से लेके ये n यहाँ तक अगर देखें तो ये 1 से लेके सोचो n-1 तक जितने नेचुरल नंबर्स थे ये उनका प्रोडक्ट लिख रखा था, तो क्यों ना मैं इसको n-1 का फैक्टोरियल लिख लूँ, तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू n, दिस इज इक्वल टू कितना, n फैक्टोरियल, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस है। n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, और ये क्या लिख रखा है, 1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट, और उसमें इंटू n कर दो, तो दोनों बराबर ही लिखे, ये चला सबको। मीन्स 5 फैक्टोरियल को सोचो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो शायद समझ में आ रहा हो कि जैसे अगर मान लो मुझे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होती, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए वापस से 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 7 तक मत करो, सीधा सोचो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल इंटू 7, सोचो ये लिख सकता हूँ, और 6 फैक्टोरियल तुम्हारा कितना होगा, 720 इंटू कितना 7, सोचो कुछ ये तो बनेगा, और 720 इंटू 7 इसको कर लेते हैं बस, तो 490 और 20 140 मीन्स कितना 5040। समझ गए। तो शायद समझ में आ गया 8 फैक्टोरियल कैसे निकालते, सीधा 7 फैक्टोरियल इंटू 8, तो सीधा इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें 8 फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो समझना जैसे अगर मैं बात करता समझना 2r - का 1 फैक्टोरियल, तो सोचो इसको मैं लिख रहा हूं 2r - का 3 फैक्टोरियल इंटू 2r - 2 इंटू 2r - 1, ये चला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2r - 1 का फैक्टोरियल, तो देखो मैंने क्या किया, ये क्या था 1 से लेके 2r - 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उन सब का प्रोडक्ट होता, और ये मैंने क्या किया 1 से लेके 2r - 3 तक जितने नंबर्स होते ये उनका प्रोडक्ट कर दिया।
अब इससे सोचे एक आगे और जाते तो 2r माइनस 2 बनता, इससे एक आगे और जाते तो 2r माइनस 1 बनता। समझ गए? तो ये चीज सोचो इसके बराबर कुछ होगी। ठीक है, ये सोचना आना चाहिए बस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि मान लो होता अपना n+4 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 का फैक्टोरियल, तो ये क्लिक करना चाहिए कि n+4 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 का फैक्टोरियल। तो n+4 क्या होता है? 1 से लेके n+4 तक का सबका प्रोडक्ट, ये 1 से लेके n+2 तक का सबका प्रोडक्ट। तो इससे सोचो 2 आगे जाओगे तो एक आगे जाओगे तो n+3, एक और आगे जाओगे तो n+4। तो इससे अगर इसको काटोगे तो सोचो 2 टर्म्स बच रहे होंगे तुम्हारे, कौन कौन से? एक n+3 और एक कितना? n+4। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से फैक्टोरियल में ये सब समझ में आ रहा हो कि हम लोग कैसे करेंगे, कैसे टर्म्स को काटना एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखना अब सर अगला जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, अगला टर्म सर ना NCR। देखना समझ गए? N ये सर काइंड ऑफ पावर में है, बट इस साइड N फिर कैपिटल C फिर R, सर इस ऑर्डर में कुछ लिखा है अपना। तो NCR इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? NCR जैसे अगर मान लो ये लिख रखा है 5C2, इसको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं? 5C2। समझ गए? तो इसका सिंपल ना दिस इज कॉल्ड, ठीक है अभी समझ में आएगा, दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी से ना वैल्यू हम लोग क्या डिफाइन कर रखी है? n फैक्टोरियल अपॉन कितना? n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझ गए? मीन्स बेसिकली इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको लिखने का जो शॉर्ट तरीका है उसको बेसिकली हम लोग NCR कहते हैं। समझ गए? अब इसमें से ना कुछ चीजें जो काफी जरूरी हैं। पहली चीज, अगर NCR को डिफाइंड होना है, सुना, अगर NCR को अगर डिफाइंड होना है या सिंपल से ना रियल होना है, डिफाइंड होना है या को इसको अगर रियल वैल्यू अगर लेनी है या रियल वैल्यू अगर इसको आउटपुट करना है, तो सर ना कंडीशंस कुछ होती हैं। पहली कंडीशन n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड कंडीशन दैट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। समझ गए? कि अगर NCR को सना एक रियल आउटपुट देना है तो सना ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? रियल आएगा। लॉजिक बड़ा सिंपल सा। देखो एक्चुअल में NCR की डेफिनेशन क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब जरा ये फील करो कि अगर n नेगेटिव हो जाता, तो जो अगर n नेगेटिव हो जाता मींस इस फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव चला जाता। और अभी अभी हमने देखा था फैक्टोरियल कब डिफाइंड होता है? या तो वो नंबर 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो अगर n नेगेटिव हो जाता तो यहाँ फैक्टोरियल भी नॉट डिफाइंड हो जाता। तो सही बात है, n को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। सोचो अगर r नेगेटिव हो जाता, सोचो अगर r नेगेटिव हो जाता तो ये वाला जो फैक्टोरियल था, सोचो ये नेगेटिव बन जाता, तो नेगेटिव का फैक्टोरियल वापस से नॉट डिफाइंड बन जाता। इसलिए पक्का r को भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और सिमिलरली से ना अगर n सोचो अगर r से छोटा हो जाता, सोचो अगर n अगर r से छोटा हो जाता तो n माइनस r जो होता वो पक्का नेगेटिव बनता, तो वापस से नेगेटिव का फैक्टोरियल बनता, तो वापस से वो डिफाइंड नहीं होता। समझ गए? तो NCR को डिफाइंड होने के लिए ये तीनों कंडीशन मस्ट है। शायद समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सर ना अब ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए। जैसे ना हमें वैल्यू निकालना होता 6C2 का, तो सर ये n है ये r है, तो सीधा फॉर्मूले में छाप दो। तो 6 फैक्टोरियल सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझ गए? तो ये कितना जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 मीन्स कितना? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये चला। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझने की कोशिश करना। देखो ये 6 फैक्टोरियल था, तो 6 फैक्टोरियल क्या है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6। ये चला। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6। तो सर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहां से कितना अच्छा 5 इंटू 6 30/2, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 15। ये चला सबको। और देखो जैसे कि मान लो हमें निकालना होता, ठीक है 16, ठीक है, जैसे मान लो निकालना होता 5C4, मान लो हमें ये निकालना होता, तो 5C4 निकालेंगे क्या करेंगे? वापस से ये n हो गया या r हो गया, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r
फैक्टोरियल, समझ गए। और जरा सोचो 5 फैक्टोरियल क्या है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काटते तो यहाँ पे क्या होता, एक 5 तो बचता, ये चला, तो 5 और ये क्या 1 फैक्टोरियल जो कि कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। इसमें मान लो मैं निकालना होता 12c4, तो 12c4 कितना होता, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4, 8 फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल मीन्स कितना 4 का फैक्टोरियल। अब सुना इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा था ये, तो क्या करो 12 फैक्टोरियल में से 8 फैक्टोरियल काट दो, तो जरा सोचो 12 फैक्टोरियल में से अगर 8 फैक्टोरियल काटते तो 8 फैक्टोरियल के बाद कितने बाद जाके 12 आता, 8, ये क्या लिखा 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट, ये क्या लिखा था 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट, फिर इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ये चला। तो अगर इससे इसको काटोगे तो सोचो 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 ये बचेगा, ये चला। और जरा सोचो अब इसके बाद क्या करना है, समझ गए, पहले हमने क्या किया इसमें से जो बड़ा वाला था उससे इसको काट दिया, तो क्या होगा इसके ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कट जाएंगे। अब ये कुछ टर्म्स बचे अपने पास, देखो तुम चाहते तो बिल्कुल से 4 फैक्टोरियल को भी काट सकते थे, लेकिन 4 फैक्टोरियल को तुम अगर काटते तो सोचो कुछ ज्यादा टर्म्स बचते, फिर तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ता, इसलिए मैंने क्या कहा 8 फैक्टोरियल को काटा, तो उससे क्या हुआ इसके ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कट गए। अब ये टर्म बचे और दिस अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल तुम्हारा कितना था 24, तो 24 मीन्स कितना होगा 12 इंटू 2, ये चला, समझ गए। तो इसको मैं कैसे करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा अपना 55 इंटू कितना 9, तो 550 माइनस से कितना 55 मीन्स कितना 495, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आ गया कि बेसिकली एनसीआर अगर कोई भी दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा होता है सुन में। तो देखना, तो जैसे ना अगर मैं अगर मालूम निकालूं NC0, ठीक है, तो जैसे सोचो NC0 कितना आएगा, तो जैसे NC0 निकालने के लिए वापस सेम ये n हो गया ये r हो गया, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल ये बनता। और जरा सोचो 0 फैक्टोरियल तो कितना होता है 1, और n माइनस 0 फैक्टोरियल ये कितना होता है n फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1। तो सोचो इंडिपेंडेंट ऑफ n कुछ भी हो अगर यहां पे 0 है तो ये हमेशा 1 के बराबर निकलेगा, ये चला। तो आज से ये याद कर लेंगे हम लोग कि यहां पे n कुछ भी हो अगर नीचे 0 है तो हमेशा कितना होगा 1, मीन्स 4C0, 5C0, 6C0, 15C0, 100C0, इन सब की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी 1 के बराबर होगी, ये चला। अगला सिमिलरली समझना, अगर मैं बात करता NCN का, जरा देखते हैं कि NCN तुम्हारा कितना निकल के आता है। तो NCN समझना वापस से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, समझ गए। और इस बार से ये 0 बन गया बट ये कट गया, तो वापस से 1 और अपॉन 0 फैक्टोरियल मीन्स ये भी कितना होगा 1, मीन्स n कुछ भी हो NCN हमेशा तुम्हारा क्या होगा 1 होगा, मीन्स 4C4, 7C7, 1000C 1000 ये हमेशा तुम्हारे किसके बराबर होंगे 1 के बराबर होंगे, समझ गए कि यहां पे अगर 0 लिखा हो तो हमेशा 1 आएगा, यहां पे दोनों जगह सेम लिखा हो तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, ये चला। और देखो अगर मान लो मैं निकालूं NC1 तो सुना ये भी काफी अच्छा आता है, तो NC1 की अगर बात करोगे तो ये कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, और जैसे जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इसको काटोगे तो कितना बचेगा, एक n ही तो बचेगा, मीन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n, समझ गए, मीन्स NC1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, मीन्स 4C1 कितना होगा 4, 5C1 कितना होगा 5, 6, समझ गए ना, 15C1 कितना होगा 15 एंड सो ऑन, मीन्स n यहां पे कुछ भी हो c अगर यहां पे 1 है तो सीधा वो n के बराबर आ जाएगा, पिछला। और सिमिलरली समझना अगर मैं NC n-1 अगर निकालूं तो NC n-1 देखते हैं कितना आएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये चला, n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस का होल फैक्टोरियल इंटू दिस फैक्टोरियल, और ये सोचो क्या लिख रखा है 1, तो ये कितना बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, इसको काटोगे तो वापस से n बचेगा, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा हमेशा n के बराबर ही होगा,
मीन्स अगर यहाँ 5 है और अगर तुमने यहाँ 4 लिया तो कितना आएगा 5। अगर यहाँ पे 12 है और तुमने अगर यहाँ पे उससे एक कम ले लिया 11 तो ये कितना आएगा 12। अगर यहाँ पे मान लो 1000 था और तुमने अगर यहाँ पे 999 ले लिया एक कम तो ये कितना आएगा 1000। समझ गए? तो ये चारों रिजल्ट जो होते हैं वो काफी बार आएंगे, तो इन सबको समझ लो और याद कर लो। समझ गए कि किसी का भी C0 हमेशा बनाता है, किसी का भी C उसी के साथ हमेशा बनाता है, किसी का भी C1 के साथ हमेशा n करा रहेगा, और किसी का भी C उसके कम के साथ हमेशा किस करा रहेगा, n के बराबर ही आएगा। इसके सर ये काफी जल्दी जल्दी ये निकालने के लिए समझ ना, क्योंकि कई बार हमें कई सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, तो ठीक है, अगर ये याद होंगे तो काफी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, और अगर इनके अलावा कुछ और आ रहा है तो सीधा ये फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चल रहा है तो सर ना, और सर कोशिश जरा करो कि ये जो फॉर्मूला था थोड़ा सा जल्दी जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है सर ना, जैसे ना मान लो होता अपना 6C1, तो ये तो हमने अभी देख लिया कि किसी का भी C1 है तो कितना आएगा, सीधा 6 आएगा। मान लो अगर हमें निकालना होता 8C2, ठीक है, तो बिल्कुल सही एक तरीका क्या था अपना 8 फैक्टोरियल, मतलब लिख के कर लो 8 - 2 मीन्स कितना 6 का फैक्टोरियल इंटू कितना 2 का फैक्टोरियल, तो इससे कटता तो एक 7 बचेगी, 8 बचेगा, 8 2 से ये कटेगा तो 7 × 4 तो कितना बनेगा 28। समझ गए? तो थोड़ा सा कोशिश करो कि ये जो पूरा स्टेप था इसको थोड़ा मन में करने की कोशिश करो। अगर ये करना सीख गए ना तो क्वेश्चंस काफी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि देखना, जैसे कि मान लो होता 4C2, तो जरा मन में सोचने की कोशिश करो क्या बनता, 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, तो सर 4 फैक्टोरियल 24/4, तो 24/4 कितना आएगा 6। ये तो तब भी छोटा था, ये चला थोड़ा बहुत। जैसे मान लो था 7C2, तो 7C2 जरा सोचो कितना आता, 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 - 2 5 फैक्टोरियल, और इधर कितना 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। समझ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, नीचे एक 5 फैक्टोरियल था और एक 2 फैक्टोरियल था, तो जो 5 फैक्टोरियल था उससे 7 फैक्टोरियल काटेंगे तो कितना बचेगा, एक 6 बचेगा और एक 7 बचेगा, तो 6 × 7/2 तो 42/2, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 21। ये चल रहा मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, तो थोड़ा सा ये आदत डालो कि इनको थोड़ा सा मन में सोचनी, खासकर जो छोटे वाले हैं, जिस मतलब जैसे C2 C3 इन टाइप की चीजें। सुना, जैसे अगर मान लो होता तुम्हारा 10C3, मान लो इसको मन में सॉल्व करना होता, तो जो 10C3 कितना था 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से काटते, बस समझ गए, उल्टा 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से अगर डिवाइड देते तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कटता, एक 8 बचता, एक 9 बचता, एक 10 बचता, तो 8 × 9 × 10, और नीचे कितना बचा 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना 6, तो ऊपर कितना था 8 × 9 × 10 मीन्स 720, तो 720/6 मीन्स कितना बचेगा 120। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली मैं सॉल्व यही कर रहा हूं, तो अगर ना समझ में आए तो सीधा कॉपी में लिख के भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना आया सबको समझ में, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, थोड़ा आगे देखना, आगे चलते हैं। देखना, तो जैसे मैंने बोला थोड़ा सा मन में करने की कोशिश करो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको थोड़ा मन में सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लो तो 16C2, तो 16C2 कैसे निकालोगे, 16 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 16 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कटता, तो 15 × 16/2, तो 15 × 8 मीन्स कितना आता 120। ठीक है ना, और जैसे अगर मान लो होता अपना 9C3 निकालना होता, 9C3 कैसे निकालते, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काटते, तो 7 × 8 × 9 ये बचता, तो 7 × 8 × 9, और नीचे कितना 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना 6, तो 7 × 8 × 9/6। अगर देखो दिक्कत आ रही है तो इसके बाद चाहो तो सॉल्व कर लो, बाय 6 को 6 कितना हो 2 × 3, तो ये कटेगा, तो 4 3 12, 12 × 7 मीन्स कितना 84। समझ गए? मान लो था n+2C2, तो n+2C2 कितना होगा, n+2 का फैक्टोरियल नीचे n+2 में से 2 कम n का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो n+2 फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल काटते तो एक n+1 × n+2 बचता, मीन्स n+1 × n+2/2 मीन्स n² + 3n + 2/2, ये आंसर आता। समझ गए? तो कोशिश करो जैसे C3 या C4 टाइप की चीजें हैं ये जल्दी सोच पाओ। जैसे अगर मान लो तुम्हें निकालना होता 15C13, तो 15C13 कितना आता, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 13 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल,
तो 15 फैक्टोरियल में से 13 फैक्टोरियल काटते, तो 15 इंटू 14 नीचे 2, तो 15 इंटू 7 मीन्स कितना 105। ठीक है, तो कोशिश करो कि थोड़े बहुत जो है इनको सोचने की कोशिश करो। हाँ ऑब्वियसली जो लंबे वाले होंगे वो नहीं कर पाओ, जैसे अगर मान लो होता 21C7, तो 21C7 सोचना मुश्किल है कि 21 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल, तो काटते भी 21 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल को तो सिर्फ कितने टर्म बचते, एक 15 बचता, 16 बचता, 17 बचता, 18 बचता, 19 बचता, 20 बचता और 21 बचता, और नीचे कितना था 7 फैक्टोरियल में से कितना 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो इससे ये कटता, इसको सिंप्लीफाई करते 6 से ये कटता, ठीक है, 5 से सिंप्लीफाई करते ये कटता, ठीक है ना, 4 से सिंप्लीफाई करते ये कटता, 3 से सिंप्लीफाई करते ये कट जाता, 2 से करते ये कट जाता, तो फाइनली कितना बच गया 15 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 19, ये आंसर आता। समझ गए? ठीक है, तो इनके लिए तो नहीं सोच पाओगे डायरेक्टली, लेकिन कोशिश करो जो छोटे वाले होते हैं जैसे C2 या C3 तक, इसको थोड़ा सा मन में करने की कोशिश किया करो, तो अपने आप करते जाओगे ना तो कुछ वैल्यूज तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। चलो यहां तक आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। ठीक है, ऐसा ना प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में सर जो पहली प्रॉपर्टी है वो बहुत ही सिंपल सी, शायद समझ में भी आ गया होगा, दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। एनसीआर जो होगा हमेशा एनसी एन माइनस आर के बराबर होगा। प्रूफ बड़ा ही सिंपल सा, इसको एक्सपांड करो तो कितना बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन कितना एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये बनेगा। इसको एक्सपांड करो तो एन फैक्टोरियल अपॉन कितना दिस माइनस दिस, तो एन माइनस का एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बनेगा। और इसको जरा लिखोगे तो देखो ये और कुछ नहीं वही लिख रखा है, आर फैक्टोरियल इंटू कितना एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो दोनों चीज क्या रखे, दोनों सेम ही लिख रखी है, ये समझ में आया। और सुना अगर दोनों सेम ही लिख रखे थे तो इससे शायद में आ गया होगा कि मीन्स अगर तुम 5C2 निकालो, समझ गए, NCR निकालो या NC n माइनस आर निकालो, मीन्स कितना 5C3, तो ये दोनों कैसे आएंगे बराबर आएंगे। मीन्स यहां पे जो भी लिखाओ और एक बार यहां पे इन दोनों का डिफरेंस से रिप्लेस कर दो तो दोनों हमेशा सेम होंगे। मीन्स 15C8 लिखो या 15C, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 7, ये लिखो, दोनों बराबर है। 16C14 लिखो या 16C2 लिखो, बात बराबर है। और सही बात है, सोचो NCN और NC0 सोचो दोनों सेम आए थे, इत्तेफाक नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 0। NC1 और NCN-1 सोचो ये दोनों भी सेम आए थे, ये भी इत्तेफाक नहीं है। ये चला समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सिंपली क्या थी कि यहाँ पे NCR लिखो या और यहाँ पे NCN-R निकालोगे तो दोनों की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, हमेशा सेम आएगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो शायद समझ में आ गया होगा। तो सुना अगर जैसा कि मालूम है ये क्वेश्चन देता, फाइंड समेशन ऑफ एनसीआर और कितना -1 पे आर, ठीक है, 0 से लेके कितना n, ठीक है, वेर n इज ऑड। मान लो अगर मैं ये देता तो सोचो इसकी वैल्यू कितनी आती, ठीक है, तो NCR इंटू -1 पे आर, ठीक है, आर तुम्हारा कहां से कहां जा रहा है, 0 से जा रहा था, तो एक बार आर के लिए 0 छापो, तो आर के लिए 0 छापोगे तो कितना बनेगा NC0, समझ गए। अगले में आर के लिए 1 छापो, तो आर के लिए 1 छापोगे तो NC1 -1 पे 1 मीन्स नेगेटिव आएगा, मीन्स कितना नेगेटिव ऑफ NC1। एक बार आर के लिए 2 छापो तो कितना आएगा NC2, और -1 पे 2 मीन्स -1 पे इवन पावर मीन्स कितना आएगा प्लस। एक बार आर के लिए 3 छापो तो NC3, और -1 पे ऑड मीन्स कितना आएगा नेगेटिव। तो शायद समझ में आ गया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अल्टरनेट चलते जाएंगे। और सर लास्ट का टर्म कैसा आता, तो लास्ट का टर्म कितना होता है NCN और -1 पे n, वेर एक मिनट n दे नहीं रखा है, वेर n इज ऑड है ना, और n कितना दे रखा था क्वेश्चन में, ऑड दे रखा था, मीन्स लास्ट वाला जो टर्म बनेगा NCN और -1 पे n मीन्स वो कैसा बनेगा नेगेटिव। और इसका सोचो जो पिछला होता वो कैसा बनता पॉजिटिव, उसका जो पिछला होता वो कैसा बनता नेगेटिव। ये चला। और अब जरा ये फिल करने की कोशिश करो, ये अभी हमने देखा था
कि NC0 और NCN बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट जाते हैं। NC1 और NCN-1 इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये भी बराबर होता है, और ऑपोजिट साइन के ये भी कट जाएंगे। तो शायद समझ में आ रहा हो कि NC2 और NCN-2 ये भी तो बराबर होंगे, NC3 और अगला जो टर्म होता है वो भी कट जाता। तो ऐसे सोचो पेयरिंग करते जाते तो सारे टर्म ऐसे कटते चले जाते, कटते चले जाते, कटते चले जाते। क्वेश्चन बस ये उठता है कि मिडिल वाला टर्म कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये सोचना बड़ा आसान था। इसमें पहले तो ये सोचने की कोशिश करते कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है कितने। जरा सोचो 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, ये चला 0 से स्टार्ट कर रहे हो n तक जा रहे हो, और n तुम्हारा क्या था, ऑड था। तो सोचो 0 से लेके ऑड टर्म मींस ये टोटल, इसमें टोटल से ना इवन नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद होंगे। चलो इसमें टोटल इवन नंबर टर्म्स है। एग्जांपल देख लो, n के लिए 5 ले लो तो 0 से लेके 5 6 टर्म्स, n के लिए 11 ले लो तो 0 से लेके 11 12 टर्म्स। और अगर इवन टर्म्स हैं तो सोचो ऐसे पेयरिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो सोचो सारे के सारे पेयर्स में चले जाएंगे। ये चला सारे के सारे पेयरिंग बनाएंगे, और सारे के सारे अगर पेयर बनाएंगे तो मीन्स पक्का सारे के सारे तुम्हारे कट जाएंगे। मीन्स सीधा इसकी वैल्यू जो होगी वो किस बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, उम्मीद है आ गया हो गया ना समझ में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कौन सी, दैट एनसीआर विल बी इक्वल टू कितना, एनसी एन माइनस का। ठीक है, चलो मीन्स अब जैसे अगर मान लो तुम्हें कभी भी अगर मान लो निकालना 15C12 निकालना हुआ तो 15C12 निकालो या 15C3 निकालो, बात बराबर है। और 15C3 भी डायरेक्टली सोच सकते हो, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कटता, तो 13 इंटू 14 इंटू 15 बाय 6, सीधे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये चलता रहा है ना। चलो अगली प्रॉपर्टी देखना, इफ NCX इज इक्वल टू NCY। सुना, अगर ये दोनों अगर बराबर है, NCX इज इक्वल टू NCY, तो सर ना देन फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी पॉसिबल। पहला, देन इट मे बी x इक्वल टू y। सर एक पॉसिबिलिटी ये थी कि x और y दोनों बराबर होंगे। सर इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो इन दोनों को बराबर करने का तरीका ये था, देखो यहाँ तो दोनों सेम है, अगर नीचे ये दोनों भी अगर सेम हो गए तो पक्का ये वैल्यू और ये वैल्यू पक्का सेम हो जाएगी। तो एक तो तरीका कहते हैं x और y दोनों सेम हो जाए। दूसरा तरीका ये था दैट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू n। ये चला, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी। सोचो जैसे अगर मैं लिखा, जैसे मान लो सुना NCX इज इक्वल टू NCY, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि x और y अगर बराबर हो गए तो दोनों क्वांटिटी लिखी सेम है और सेम चीज लिखी है तो पक्का दोनों बराबर होंगे। या सोचो ये भी तो हो सकता था कि NCY जो था वो सोचो कुछ NCN माइनस एक्स के बराबर था। सोचो ये सोचो कुछ NCN माइनस आर के बराबर होता तो भी तो दोनों सेम होते। सोचो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी तो सेम होती है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। मिस उस केस में जो अगर y अगर n माइनस एक्स के बराबर अगर हो जाए, सोचो अगर y अगर n माइनस एक्स के बराबर अगर हो गया तो भी तो सोचो ये और ये बराबर होंगे, मिस ये और ये बराबर होंगे। ये चला मीन्स या तो x और y दोनों बराबर हो जाए या इन दोनों का जो सम था वो n के बराबर हो जाए। दोनों ही केस में क्या होंगे, ये दोनों क्वांटिटीज हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये अंडरस्टूड है कि x और y को इंटीरियर होना पड़ेगा। अगर इंटीरियर अगर नहीं हुए तो डिफाइंड ही नहीं होंगे, और डिफाइंड ही नहीं हुआ NCR तो फिर उसकी वैल्यू का सेंस ही नहीं बनता। इस समय मैंने क्या कहा, जैसे कि समझना, मान अगर होता इफ 18CR is equal to 18C R plus 2, find all possible values of R, find all possible values of R, कि अगर इन दोनों को अगर बराबर होना है तो R के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो अभी अभी हमने देखा NCX is equal to NCY, तो अगर दोनों को बराबर है होना है तो एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि सीधा ये जो नीचे लिखे हैं यही दोनों बराबर हो जाए, मीन्स R R plus 2 के बराबर हो जाए। बट ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल। ये चला, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि इन दोनों का जो सम था वो इस करार हो जाए, मीन्स R प्लस 2 दिस इज इक्वल टू कितना 18, मीन्स 2R प्लस 2 इज इक्वल टू 18, मीन्स 2R इज इक्वल टू 16, मीन्स R इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 8। समझ गए, इसमें एक ही ऐसी पॉसिबल वैल्यू ऑफ R थी जिसके लिए ऐसा हो सकता था, वो तुम्हारा कितना था 8। ये चला, सबको समझ में आया। ठीक है,
वैसे समझना, जैसे अगर मान लो होता इफ गिवन दैट NC6 is equal to NC8, NC6 is equal to कितना NC8, find possible value of n, find possible value of n। तो सोचो अगर यहां 6 होता और यहां भी 6 होता तो n कुछ भी रख लो, दोनों पक्का बराबर होंगे। और सोचो अगर ये दोनों अगर बराबर हैं, मैं सोचो अगर ये NCR टाइप का रहा होगा तो ये पक्का NCN - R टाइप का रहा होगा। मीन्स अगर इन दोनों का सम ही अगर मैं n रख दूं, मीन्स अगर मैं n को रख दूं 6 प्लस का 8, तो सोचो ये कितना लिखा था 14C6, ये कितना लिखा था 14C8। देखो बिल्कुल दोनों बराबर आएंगे। मीन्स इस केस में n तुम्हारा कितना होगा, कंफर्म 14 होगा। ठीक है, ये समझ आ सबको। इसी में अगर जैसे अगर मान लो लिखा होता इफ, मान लेते हैं इफ 15C 2R + 1 इज इक्वल टू 15C मान होता R होता। ठीक है, मान होता फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R। ठीक है, तो इसमें क्या होता, या तो 2R + 1 जो था वो R के R हो जाए, बट इसको अगर सॉल्व करें तो R कितना आएगा तुम्हारा -1। ठीक है, पहला तरीका। या इन दोनों का जो सम था वो 15 के R हो जाए, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 3R + 1 इज इक्वल टू 15, तो R कितना आ जाएगा 14/3। और ये फिल करने की कोशिश करो, दोनों ही आंसर तुम्हारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। सोचो R इज इक्वल टू -1 अगर रखते तो यहाँ से जो 15C -1 बनता। और जैसे कि मैंने बताया था NCR कब डिफाइंड होता था, जब ये भी नॉन नेगेटिव हो ये भी नॉन नेगेटिव हो, बट यहाँ पे ये नेगेटिव बन गया। मिस पक्का ये अगर R -1 रखोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो बराबर तो बहुत दूर की बात है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अगर R 14/3 हो गया, तो अगर R 14/3 हो गया तो इंटीजर ही नहीं बचा। और हमने ये भी देखा था कि n और r दोनों को इंटीजर होना पड़ता है तभी तो फैक्टोरियल डिफाइंड होगा, कि फैक्टोरियल्स किसके डिफाइंड होते हैं, खाली इंटीजर्स के डिफाइंड होते हैं। इसलिए इस वाले सॉल्यूशन को भी हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। मीन्स ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी r के लिए। ठीक है, ये उम्मीद है सबको आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे चले, देखो अगली प्रॉपर्टी देखना, NCR अपॉन NCR - 1 दिस इज इक्वल टू n - R + 1/R। प्रूफ कर लेते। NCR कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन कितना n - R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल किया था। NCR - 1 n का फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, तो इसमें से इसको घटाओगे तो शायद समझ में आ रहा हो, ये कितना बनेगा n - R + 1 का फैक्टोरियल और इंटू कितना R - 1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाता, ये तो आ रहा होगा। अब इसमें से ऐसा नहीं कोशिश करो कि R फैक्टोरियल बड़ा है कि R - 1 फैक्टोरियल बड़ा है। ऑब्वियसली तो R फैक्टोरियल बड़ा था, और वो R - 1 फैक्टोरियल का जो अगला जो टर्म आता वही R आता। मिस्टर अगर R - 1 फैक्टोरियल को इसको काटोगे तो सोचिए यहाँ पे कितना बचेगा, एक R बचेगा, क्योंकि R फैक्टोरियल बेसिकली और कुछ नहीं क्या लिख रखा है, R - 1 का फैक्टोरियल इंटू R, तो उससे कट गया अपना। और सुना n - R का फैक्टोरियल से इसको काटते, दोस्तों जो इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, तो ये n - R था, ये n - R + 1 था। तो सर इससे एक आगे का टर्म ये है, ये चला, ये बड़ा था ये छोटा था, और इसका जो अगला टर्म था वही ये था बेसिकली, ये चला। मीन्स n - R + 1 का जो फैक्टोरियल होगा, सोचो ये और कुछ नहीं, ये क्या लिख रखा है अपना n - R का फैक्टोरियल और इसका अगला टर्म, ये चला। तो इससे अगर इसको काटोगे तो n - R का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कितना चाहिए यहाँ पे n - R + का 1, और ये टर्म ऊपर जाता और ये टर्म नीचे रहता, तो कितना आता n - R + 1/R। ये चला, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब से ना इसको याद कैसे रखना है, जैसे ना इसको याद रखने के लिए पहले तो ये फील करोगे ये लगेगा कब, ये लगेगा तब समझना जब यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n हो। बस यहाँ पे दोनों जगह सुना n जो है वो दोनों जगह सेम है, और ये जो थे सुना ये एक का डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में, समझना कि अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम हो और यहाँ पर अगर एक का डिफरेंस हो तो सिंपली सुना क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, दिख रहा है ये बड़ा होगा, तो इसको एज इट इज इसके ऑपोजिट साइड में लिख दो। अगर ये ऊपर था तो r नीचे लिख दो, और जो छोटा वाला था उसको n में से माइनस कर दो, तो n में से इसको माइनस करोगे तो n - R + 1 बनेगा, इसको ऊपर लिख दो। ये चला,
आ जाएगा। देखो जैसे का मान होता 15C4 अपॉन 15C5। पहले देखते हैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो देखो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 सही है, और इनके बीच में 1 का डिफरेंस था, ये भी सही है। तो क्या करेंगे, अब इनमें से जो बड़ा वाला था 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5, तो इसको इसके ऑपोजिट साइड में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और ये 4 था तो छोटे वाले को क्या करो n में से सेपरेट कर दो। तो n में से अगर सेपरेट करोगे तो 15 माइनस का 4 कितना बचेगा 11। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5/11 के बराबर होगी। तो ना ये n माइनस आर प्लस 1/r नहीं लगाया, क्योंकि इस केस में क्या था, ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था, बट यहाँ पे नीचे बड़ा है ऊपर छोटा था, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो जाके ये बनेगा। ये चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे और देखो, जिससे का मान होता 16C7 इंटू कितना अपॉन कितना 16C6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो यहाँ पे 16 यहाँ पे 16 सेम है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस था, तो सीधा जो बड़ा वाला था, बड़ा वाला कौन सा था 7, तो ये कितना आएगा नीचे 6, तो 16 माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी 10/7 के बराबर होगी। ठीक है, ये समझना है, ये इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, अब इसमें समझना, जैसे मान होता इफ 15CR अपॉन 15CR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 11/5 फाइंड R। मान ली होता तो बड़ा सिंपल सा, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, ये बड़ा ये छोटा, तो सोचो इसको ये किसका R होगा, R नीचे आता और यहाँ से सेपरेट होते, तो सेपरेट होगा तो कितना बने गए 16 माइनस का R, एंड दिस इज इक्वल टू कितना 11/5। ये चल रहा है ना, 16 माइनस का R, ठीक है, ये 10/5 होगा शायद। ठीक है, 15 माइनस R प्लस 1 तो कितना बनेगा 16 माइनस का R, ये बन जाता अपना। ठीक है, सही था 16 माइनस, तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ R के लिए तुम्हारी कितनी आती है, यहाँ से 5 निकल के आ जाती है। इसमें सीधा वैल्यू दिख रहा था, R को सीधा 5 से इक्वल कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 11 बनता, तो सीधे यहाँ से R के लिए कितने मिल जाएगी तुम्हें 5 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले ना, मान लो अगला क्वेश्चन होता इफ 28C2R अपॉन 24C2R माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 225/11 फाइंड R। ठीक है, मान लो मैं ये क्वेश्चन करना होता, तो देखना इसको करने के लिए देखो इस बार से ना हम लोग ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, इससे ये प्रॉपर्टी तभी लगती थी जब ऊपर और नीचे दोनों जगह n सेम होते थे, बट यहाँ पे से ना 28 था और यहाँ पे 24 था, और ये से ना 1 का डिफरेंस भी नहीं था, तो इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट पूरा खोलना ही पड़ेगा। तो खोलते तो देखना कितना बनेगा, ऊपर कितना बनेगा 28 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना बनेगा 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना बनेगा तुम्हारा 2R का फैक्टोरियल अपॉन 24 का फैक्टोरियल अपॉन 24 माइनस दिस चीज, तो 24 माइनस दिस करोगे तो सोचो कितना आएगा 28 माइनस का 2R, ये चला, और इनटू कितना 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो दिख रहा था, ये तो कट जाता, इसमें 24 फैक्टोरियल से इसको काटते तो सोचो कौन कौन से टर्म बचते 25, 26, 27, 28, ये चला, और सर 2R फैक्टोरियल और इसको काटते दिख रहा था, ये बड़ा था ये छोटा था, तो 2R माइनस 4 के सोचो 2R माइनस 4 के बाद एक बढ़ाओ तो 2R माइनस 3, फिर 2R माइनस 2, फिर 2R माइनस 1, फिर जाके 2R आता। मीन्स इससे अगर तुम इसको काटोगे तो सोचो कौन कौन से टर्म बचेंगे, एक 2R माइनस का 3, एक 2R माइनस का 2, एक 2R माइनस का 1, एक कितना 2R। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये कितना बच गया होगा 25 इंटू 26 इंटू कितना 27 इंटू कितना 28 अपॉन 2R माइनस 3, 2R माइनस 2, 2R माइनस 1 और कितना 2R, एंड दिस इज इक्वल टू कितना 225 बाय कितना 11। समझ गए? ठीक है, अब देखना, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना जाएगा तुम्हारा कटता, तो ये कितना आता 9। ठीक है, 9 से इसको काट दो तो कितना बनेगा 3। ठीक है, यहाँ से इसको साइड भेज देते हैं तो 26 इंटू 3 इंटू 28 इंटू 11,
एंड दिस इज इक्वल टू कितना 2r माइनस का 3, 2r माइनस का 2, 2r माइनस का 1 इंटू कितना 2r, है ना। ये बेवकूफ़ी मत करना कि इसको खोल के बायोक्वाटिक बना के फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। ज़्यादा अच्छी बात समझना क्या है, ये सर ना 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख रखे हैं, सोचो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख रखे हैं। तो अगर सोचो कैसे भी करके अगर मैं इस साइड को भी सोचो अगर मैं 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में अगर तोड़ पाया तो सो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो अब इसको बेसिकली हमें 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में तोड़ना था, ठीक है। देखते हैं, तो 26 को मैं लिख दूँ 13 इंटू 2, एक 3 था, एक 14 इंटू 2, एक ये था, एक 11 था। तो इसको अगर मैं 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में तोड़ता तो एक 11 था, एक 13 था, तो 11 था, एक 13 था, 3 6 2 12, देखो ये 12 भी था, और एक कितना था 14, ये चला। तो ये सब ना 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 में टूट गया। और ये भी सोचो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही लिख रखे थे, तो यहाँ भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंपेयर कर दूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा था 2r, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा था 14, मीन्स 2r विल बी इक्वल टू 14, मीन्स r विल बी इक्वल टू कितना 7, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई, कैसे याद रखना है इसको। चलो अगली प्रॉपर्टी देखना इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, ये काफी अच्छी होती है। NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। देखो प्रूफ देख लेते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन कितना n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे तो कितना बनेगा n प्लस 1 माइनस का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये बनता। अब देखो दोनों में से मैं n का फैक्टोरियल कॉमन ले लूं, और देखो दोनों में से यहाँ r माइनस 1 का फैक्टोरियल था, यहाँ पर r का फैक्टोरियल था, तो दोनों में सोचो एक r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये भी कॉमन आएगा। सोचो r माइनस, ये भी तो सोचो 1 से r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r तो लिख रखा है, तो दोनों में से हमारा r माइनस 1 का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया। और सो इवन इसमें और इसमें देखा ये छोटा था, तो इन दोनों में से सोचो मैं n माइनस r का फैक्टोरियल ये भी कॉमन ले सकता हूँ, ये चला। तो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या बचा। तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n माइनस r का फैक्टोरियल पूरा कॉमन आ गया, और यहाँ से खाली r माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आया, मीन्स अभी भी यहाँ पे एक r बचा होगा, प्लस n कॉमन आ गया, r माइनस 1 पूरा कॉमन आ गया, बट यहाँ पे खाली n माइनस r बाहर आया है। एक अगला टर्म जो कि कितना होता n माइनस r प्लस 1, एक ये बचता, एलसीएम ले लो। तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r से r कटता, तो n प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1, और यहाँ कितना था एक n का फैक्टोरियल, यहाँ कितना था एक r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और एक यहाँ कितना था n माइनस r का फैक्टोरियल। तो शायद समझ में आ गया होगा कि n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 कितना बनेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r कितना बनेगा r का फैक्टोरियल, n माइनस r और इसका अगला टर्म n माइनस r प्लस 1, तो ये कितना बनेगा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और सोचो यही लिख रखा है तुम्हारा n प्लस 1 CR, सोचो n प्लस 1 CR को खोलो कितना बनेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, तो n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये चला सबको समझ में आ गया। तो अगला जो प्रॉपर्टी थी इसकी वो ये याद रखनी है, समझ गए। NCR प्लस NCN r माइनस 1 इक्वल टू कितना n प्लस 1 CR। वापस से याद, इसको ऐसे याद रखा करो, पहली बात तो ये दोनों सेम होने चाहिए, समझे, ये दोनों सेम होने चाहिए, और इनके बीच में वापस से एक का डिफरेंस होना चाहिए। ये चला, ये प्रॉपर्टी कब लगेगी जब ये दोनों सेम हो और इनके बीच में एक का डिफरेंस हो और बीच में प्लस का साइन हो। तो सिंपली क्या होगा, ये जो दोनों थे इससे वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो भी n होगा यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से जो भी बड़ा था और बड़ा था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये चला याद कैसे रखना है, मीन्स जैसे ना जैसे ये होता 16C4 प्लस 16C5 दिस इज इक्वल टू, तो देखो ये दोनों सेम थे और यहाँ पे एक का डिफरेंस था, तो सीधा कितना आएगा यहाँ पे इन दोनों से एक ज्यादा जो भी होगा, तो कितना आएगा 17, और इनमें से जो भी बड़ा वाला था मीन्स कितना 5। इसमें मैं सको जैसे मान लो था
20C11 प्लस 20C10, ये कितना आता 20, यहाँ कितना आएगा 21, और इनमें से जो भी बड़ा था 11। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये चला याद कैसे रखना है इसको। ठीक है, देखना अच्छा, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा होता इफ NC4 NC5 एंड NC6, ठीक है, दीज आर इन AP, फाइंड n। अगर ये तीनों अगर AP में थे तो बता n की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो सीधा अगर तीनों AP में है तो वापस से ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इस वैल्यू कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कितना लास्ट टर्म। समझ गए। अब इसमें n के लिए निकालेंगे, सीधा सबको खोल देते हैं, तो कितना जाएगा ट्वाइस ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन कितना n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू कितना 5 फैक्टोरियल, यहाँ से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू कितना 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का 6 का फैक्टोरियल इंटू कितना 6 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल सब जगह से उड़ा दो। ठीक है, यहाँ से देखना 4 फैक्टोरियल में सब जगह से काट सकता हूँ, बट यहाँ पे एक 5 बचेगा, और 4 फैक्टोरियल अगर यहाँ से काटोगे तो सोचो एक 5 इंटू 6 बचेगा। समझ गए। और इन तीनों में से ना सबसे छोटा ये था, ये जरा सबसे छोटा ये था कि n में सबसे ज़्यादा कम हुआ है, तो अगर n माइनस का 6 फैक्टोरियल अगर सब में से काट दूँ तो सर n माइनस 6 फैक्टोरियल के बाद जो अगला टर्म आता है n माइनस 6 का, सर n माइनस 6 का जो अगला टर्म आता मीन्स n माइनस 6 प्लस 1 वही n माइनस 5 तो आता, और उसका एक और आगे जाते तो n माइनस 4 आता, मीन्स n माइनस 6 फैक्टोरियल अगर इसमें से काटोगे तो इसके दो टर्म बचेंगे, एक n माइनस 5 और एक कितना n माइनस का 4। तो अब सबको लिख लेते हैं, तो यहाँ से कितना जाएगा 2/5 अपॉन कितना n माइनस का 5 इक्वल टू, यहाँ से कितना जाएगा 1 अपॉन कितना n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 20, और यहाँ से कितना जाएगा 1 अपॉन कितना 30। समझ गए। ठीक, सब जगह से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना जाएगा 30 प्लस दिस मीन्स कितना जाएगा n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस 20 प्लस 30 मीन्स कितना 50, और यहाँ से कितना 30 इंटू n माइनस 5 इंटू कितना n माइनस का 4, और यहाँ से कितना 2/5 अपॉन n माइनस का 5, ये उड़ा दो। ठीक है, यहाँ से ये उड़ा दो, 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 4 मीन्स 12n माइनस कितना 48, दिस इज इक्वल टू कितना n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 50। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 21n, और यहाँ से कितना आ जाएगा 98। ठीक है ना, और ये शायद कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो 98, तो इसका अगर फैक्टर देखें तो देखो इसके फैक्टर कुछ अच्छे से लग रहे हैं, 14 इंटू 7, हाँ देखो 14 और 7 इसके फैक्टर हो गए, तो n 14 हो सकता है या n क्या हो सकता है 7। ठीक है, अब n 7 14 भी हो सकता था 7 भी हो सकता था। ठीक है, 14 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, दो आंसर आएंगे इसके, n स्क्वायर माइनस का 21n प्लस का 98, बिल्कुल सही है, सही है, इसको दो आंसर आए। तो n के लिए सना 14 भी हो सकती थी और 7 भी हो सकता था। ठीक है, और सना कोई डिस्कार्ड भी नहीं हो रहा, इस ना मैक्सिमम तुम्हारा NC6 जाता, तो सना 14C6 भी डिफाइंड है और 7C6 भी डिफाइंड था, तो दोनों ही डिफाइंड थे अपने। ठीक है, तो इसके तुम्हारे दो आंसर आते, कितना एक 14 और एक कितना 7। ठीक है, सुना इसका एक और तरीका था, देखो जैसे इसी केस में अगर सुना दोनों साइड अगर मैं इसको NC5 से अगर डिवाइड दे दूँ, तो अगर मैं इसको NC5 से अगर डिवाइड देता तो सुना एक काफ़ी अच्छी जुगाड़ बन जाती है। देखो NC6 अपॉन कितना NC5, अब अच्छी बात सुना ये था कि यहाँ भी n था यहाँ भी n था और ये एक का डिफरेंस था, तो सर इसका आंसर कितना आएगा, इनमें से बड़ा वाला कौन सा था 5, ये ऑपोजिट हो जाता, और इसको इनमें सेपरेट कर दो पिछला, और यहाँ पे भी सोचो ये दोनों सेम थे और ये 5 और 6 थे, एक का डिफरेंस था, तो जो बड़ा वाला था वो अपोजिट में जाता, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस मीन्स कितना था n माइनस का 5, और ये किसके बराबर था 2 के बराबर था। तो सीधा अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से कितना जाएगा 30 प्लस
n-4 इंटू n-5, तो देखो वही एक्सप्रेशन बन जाता। ये सोचने की कोशिश करो, 12 टाइम्स ऑफ कितना n-4, ये चला मीन्स ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना था ना, देखो ये वही बन गया, बट वो काफ़ी जल्दी बन जाता। ये चला, तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद ये आ गया होगा। अगला देखना, मान लो था प्रूफ दैट 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n-1, ठीक है ना, अपॉन n फैक्टोरियल। मान लो अगर मुझे प्रूव करना होता, ठीक है, 2n-cn इज इक्वल टू कितना, इसके बराबर। तो सर ना, तो जरा सोचो 2n-cn बेसिकली होगा कितना, तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन n-r मीन्स 2n-n, n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। सोचो कुछ ये होता। अब इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें इसको कुछ 1, 3, 5, 7 इसमें तोड़ना है। तो जरा सोचो 2n फैक्टोरियल बेसिकली क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 2n-1 इंटू कितना 2n। सोचो यही तो 2n फैक्टोरियल होता, 1 से लेके 2n तक जितने भी नंबर्स होते सबका प्रोडक्ट, और नीचे क्या था n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इतना आया। लेकिन सर ना इसको हमें कुछ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसमें तोड़ना था। तो सोचो ये जितने भी इसमें इवन वाले थे, जैसे 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 2n था, क्यों ना मैं इन सब में से एक 2 कॉमन ले लूं। तो इसका भी 2 बाहर ले लो, इसका भी एक 2 बाहर ले लो, इसका भी 2 बाहर ले लो, इसका भी 2 बाहर ले लो, इसका भी एक 2 बाहर ले लो। तो सोचो 1 से लेके 2n में तो जो n इवन टर्म्स होते और n ऑड टर्म्स होते, तो जितने भी इवन टर्म्स होते सब में से एक 2 का फैक्टर बाहर ले लो। तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, तो ऐसे n बार 2 बाहर आते, और जितने भी n बार 2 बाहर होते सबके सब मल्टीप्लाई होते। तो सबके सब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा, 2 की पावर n। ये चला। तो सर ऑड वाले जो होंगे उनको तो हमने कुछ नहीं छेड़ा, तो ऑड वाले तो जो कि तो बने रहेंगे, तो 1, 3, 5 अप टू कितना 2n-1। ये चला, इनको तो हमने कुछ भी नहीं किया। जितने भी इवन वाले थे सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो देखो इस वाले 2 में से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 1। 4 में से 2 बाहर लोगे तो कितना बचेगा, 2। 6 में से 2 बाहर लोगे तो कितना बचेगा, 3। 8 में से 2 बाहर लोगे तो कितना बचेगा, 4। 2n में से 2 बाहर लोगे तो कितना बचेगा, n। ये चला। और अब जरा सोचो ये और कुछ नहीं, क्या लिख रखा था, n फैक्टोरियल, कट गया। तो देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ देखना, तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करने की कोशिश करो। पहला सिंपली क्या है, इफ NCR-1 इज इक्वल टू 330, NCR इज इक्वल टू 462 एंड NCR+1 इज इक्वल टू 462, तो बताना R की वैल्यू क्या होगी। दूसरे में 2NCN-1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2NCN प्लस 2NCN+1, दिस इज इक्वल टू XCY, फाइंड X by Y, ठीक है। अगला सर ना, इफ समेशन ऑफ 1/15CR, और R के लिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। अगर ये तुम्हारा कितना दे रखा है, अगर S दे रखा है, सर क्या इसके लिए तुम्हारी कितनी दे रखी है, S दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R/15CR, R के लिए वापस से 0 से लेकर 15 तक इन टर्म्स ऑफ S। समझे, ये दे रखा है तो मैं इसकी वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। और लास्ट है ना, तो मैं ये प्रूव दैट 15C5 प्लस 16C5 प्लस 17C5 अप टू 25C5 इज इक्वल टू 20C6 माइनस 15C6। समझ गए। तो वीडियो को पॉज कर लो 10 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है ना। चलो पहले में देखना, ये हिंट लग रही थी कि R-1 था, R था, R+1 था, समझे, लगातार वाले थे। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो देखो NCR-1 अपॉन NCR, तो सोचो ये दोनों सेम, एक का डिफरेंस, तो क्या आता था, बड़ा वाला ऑपोजिट साइड और छोटे वाले के साथ n को सेपरेट कर दो, तो कितना बनेगा n-R+1। दिस इज इक्वल टू कितना, 330/462, 330 कितना 462, 11 से डिवाइड दे दो तो 30 और यहाँ से 42 मीन्स कितना 5/7। समझ गए, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरा इसको इससे डिवाइड दे दो मीन्स NCR अपॉन NCR+1, तो इनमें से बड़ा वाला ये था, ऑपोजिट में जाएगा R+1,
ये छोटा वाला था, इसको n में से सेपरेट कर दो, और दिस क्या आएगा 462 अपॉन 462 मीन्स कितना 1। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल n और r में सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले से कितना देगा 7r इजकल टू 5n माइनस का 5r प्लस का 5 मीन्स ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 12r। समझ गए। दूसरे से कितना बन जाएगा अपना r प्लस 1 इजकल टू n माइनस का r मीन्स ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 2r। समझ गए। तो हमें निकालना क्या था, r फाइंड करना था, तो n को एलिमिनेट कर देते हैं। तो n के लिए 2r प्लस यहाँ छाप दो, तो 2r इजकल टू 2r प्लस 1, तो 10r प्लस 5 प्लस 5 मीन्स कितना 10। तो यहाँ से कितना आएगा, कुछ मैंने गड़बड़ किया है, ये सही है ना, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये कुछ ज़्यादा आएगा 7r और 5r, ये 12r आएगा ना, ठीक है ना। तो 12r इजकल टू कितना 10r प्लस 10, तो यहाँ से कितना आएगा 2r इजकल टू 10, तो r कितना आ जाएगा अपना 5। समझ गए। चलो पहले का 5, अगले में देखना, अगला देखना। तो ना यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 2ncn था, तो इसको सोचो मैं अलग अलग कर लूँ, तो 2ncn माइनस 1 प्लस 2ncn और एक और 2ncn प्लस 2ncn प्लस 1, ये चला। और अब देखो 2n और ये एक आगे पीछे के, तो क्या होगा इससे एक ज्यादा मीन्स कितना 2n प्लस 1। समझ गए। इन दोनों को क्लब करोगे तो यहाँ 2n था, यहाँ 2n था, तो यहाँ कितना आएगा 2n प्लस 1 c, और इनमें से जो बड़ा था, बड़ा कौन सा था n, ये चला प्लस। अब इन दोनों को क्लब करोगे तो देखो ये भी 2n ये भी 2n और ये एक आगे पीछे के एक का डिफरेंस, तो इनका सम कितना आएगा 2n तो यहाँ कितना आएगा 2n प्लस 1 c, और इन दोनों में से जो बड़ा था, बड़ा कौन सा था n प्लस 1, ये चला। और अब जरा ये फील करने की कोशिश करो, ये दोनों वापस से क्लब हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों वापस से सेम थे और ये एक आगे पीछे के थे, तो इन दोनों का सोचो अगर सम करोगे तो सोचो ऊपर कितना आएगा इनसे एक ज्यादा मीन्स 2n प्लस 2 c, और इनमें से जो भी बड़ा वाला था मीन्स कितना n प्लस 1 मीन्स x c y इजकल टू कितना 2n प्लस 2 c n प्लस 1 मीन्स x कितना हो गया 2n प्लस 2, y कितना हो गया n प्लस 1। समझ गए। और इनका रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। चलो बढ़िया, अगला काफी अच्छा था, देखना अगले सवाल ने क्या था, इफ 1/15 CR इसका जो सम था हमें दे रखा था s था, तो सोचो ये लिखा क्या है 1/15 C0 प्लस 1/15 C1 प्लस 1/15 C2 अप टू 1/15 C15। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, बट क्वेश्चन में दे रखा था इसकी वैल्यू ऐसे। तो अब हमें निकालना क्या था, r/15 CR की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, देखते हैं। तो r0 चाहते तो कितना था 0/15 C0, 1/15 C1, 2/15 C2 एंड सो ऑन करते करते 14/15 C14 प्लस 15/15 C15, ये चला। अब देखना ये काफी सही है। ठीक है, तो इसमें देखना हमें एक चीज पता है कि 15 से 0 और 15 से 15 की वैल्यू बराबर होती है। तो सोचो, तो सर ना ये 0/15 से 0 था, ये 15/15 से 15 था। ठीक है, तो सोचो 15 को अगर मैं बराबर दोनों में बांट दूं, मैं 7.5 इसको दे दूं, 7.5 इसको दे दूं, पिछला मीन्स अगर मैं इसको 7.5/15 से 0 लिखूं और इसको भी मैं रिप्लेस कर दूं किससे 7.5 कितना 15 से 0 से, तो सोचो अभी भी इन दोनों का जो सम आता वही इन दोनों का सम आता। सोचो इन दोनों का सम कितना आता 0/0 प्लस 15/15 से 15, तो इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, देखो दोनों के लिए सेम ही आएगी। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7.5 और 7.5 और 15 से 0 15 से 15, ये तो बराबर ही होते अपने। पिछला बस मैंने क्या किया, इस 15 को दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली समझना, इसका सोचो 15C1 और 15C14 ये दोनों बराबर थे, जैसे दोनों का एलसीएम कितना आता 15C1 मान लो और ऊपर कितना आता 15, तो वापस से मैं क्या करूं
1 और 14 मीन्स 15 को वापस से आधा आधा दोनों में बांट दूं, शायद समझ में आ रहा हो। ये चला तो जो अभी भी इसका और इसका जो सम आएगा वही इसका और इसका सम आएगा, ये फील करो। तो शायद समझ में आ गया होगा। अगले में ये 2/15C2 और यहां पे 13/15C13 ये आता। वापस से इन दोनों का सम करते थे कितना आता, 15/15C2 आता। और इसको वापस से अगर मैं 7.5 दोनों बांट दूं, ये चला। तो शायद समझ में आ गया हो कि ये जो सीरीज थी और ये जो सीरीज थी दोनों का सम सेम था। मीन्स इसका वैल्यू अगर कुछ भी होगा तो इसकी भी वैल्यू वही होगी। और इसके वैल्यू निकालना इजी था क्योंकि सब में से 7.5 कॉमन ले लो, और 7.5 कॉमन लोगे तो जरा सोचो कितना बचेगा, 1/15C0 प्लस 1/15C1 अप टू कितना 1/15C15। और इसका सम क्वेश्चन में दे रखा था, क्या था, S के बराबर था। मीन्स ये जो था ये हमारा कितना आ जाएगा 7.5S। ये समझ में आया सबको। तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 7.5S के बराबर होगी। ठीक है, इतना सीख गए सब लोग, बढ़िया। अगला भी देखना काफी अच्छा था। इस वाले में समझना, देखो 15C5 16C5, देखो ये प्रूव करना था कि ये 15C6 कुछ स्टेप से कुछ था अपना। तो सर ना, अगर मैं इसमें जरा फील करना, अगर मैं एक 15C6 इसको मैं प्लस कर दूं, समझ गए, इस क्वांटिटी का मैंने एक प्लस कर दिया और इसी क्वांटिटी का मैंने एक सब्ट्रैक्शन कर दिया। समझ गए ना, इस चीज में मैंने क्या कर दिया, इस क्वांटिटी से प्लस और माइनस कर दिया। ठीक है, अब सर देखना 15C5 प्लस 15C6 सेम, एक आगे पीछे के। तो इन दोनों का जो सम करते तो कितना आता, 16C, और इनमें से जो बड़ा होता कौन सा, 6, ये आता। अब जरा देखो इसको और इसमें अगर देखो 16 16 5 6 वापस एक आगे पीछे का, तो इन दोनों को क्लब करते तो कितना आता, 16 और 16 से एक जाता, मीन्स कितना 17C, और इन दोनों में से जो ज्यादा वाला था कौन सा था, 6, ये आता। तो सोचो 17C5 से क्लब होने के लिए 17C6 बन गया, तो अब इन दोनों को क्लब करते तो शायद समझ में आ गया होगा कितना आता, 18C6। मीन्स 18C5 से क्लब होने के लिए एक 18C6 मिल गया। अब इन दोनों को क्लब करते कितना होता, 19C6, एंड सो ऑन करते जाते करते जाते करते जाते, तो सिर्फ 25C5 से क्लब होने के लिए एक 25C6 बनता। और इन दोनों को अगर मैं क्लब करता तो सोचो कितना बनता, 26C6। तो ये सोचो सब के सब क्लब होके 26C6 बनाते, और एक हमने जो प्लस माइनस इनिशियली किया था उसका माइनस का 15C6, ये चला। ठीक है, और ये सर ना, ये जुगाड़ हमेशा लगेगा जब जब, ध्यान देना अच्छे से, नीचे वाले जो टर्म्स थे अगर वो सब सेम हो, नीचे वाले जो सफिक्स हैं अगर वो हर एक के सेम है, और ऊपर वाला समझना एक एक अगर बढ़ रहा है, ये जुगाड़ हमेशा काम करेगी। ये चला कि नीचे वाला सफिक्स अगर सबका सेम है और ऊपर वाला अगर एक बढ़ता जा रहा है तो ये जुगाड़ हमेशा काम करेगी। ये चला मैं क्या बोल रहा हूं, मीन्स अगर सोचो क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा होता कि 25C12 प्लस 26C12 अप टू कितना मान लो होता, 50C12 होता, मतलब इसका सम निकालना होता। दिख रहा है कि लोअर सफिक्स सबका सेम है और ऊपर एक बढ़ता जा रहा है, तो पक्का वो जुगाड़ लगेगी। तो जुगाड़ को इनिशिएट करने के लिए ये सोचो कि 25C12 के साथ सोचो, समझ इसको, समझे, वो सम करने के लिए हमें एक और टर्म देना पड़ेगा। अब वो एक और टर्म क्या होता, सोचो 25C13, एक प्लस करो, एक 25C13 माइनस करो। तो अब देखो इन दोनों को क्लब करते तो कितना होता, 26C13। देखो अब 26C13 और 26C12 इसको क्लब करके कितना होता, 27C13। मीन्स सोचो जो 27C12 होता उसके साथ क्लब होने के लिए एक 27C13 मिलता। ऐसे ये दोनों क्लब होके कितना आते, 28C13। वो सोचो 28C12 के साथ कंबाइन होता। ऐसे करते करते सोचो 50C12 के साथ कंबाइन होने के लिए पक्का एक 50C13 बनता, और ये दोनों क्लब होके कितना बनाते तुम्हारे, 51C13।
और ये जो हमने इनिशियली माइनस किया था वो चीज। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है।